मैं और सुहानी धूप में खड़े अपने सामने एक काली स्कॉर्पियो आती देख रहे थे। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर काला चश्मा लगाए एक लड़का बैठा था। उसके साथ वाली सीट पर भी एक आदमी काला चश्मा और कोरोना वाला काला मास्क लगाकर बैठा था। सुहानी किसी चूहिया की तरफ मेरे पीछे ही छिप गई। गाड़ी बिल्कुल मेरे सामने आकर रुकी। मैं अंदर से डरा हुआ था पर शो नहीं कर रहा था। डर शो करने से सुहानी की रेपुटेशन पर खतरा आ सकता था। आखिर हूं तो मैं अशोक की औलाद, कुछ नहीं तो गंदी गंदी गाली देकर ही टाइम किल कर सकता था। गाड़ी के 3 दरवाजे एक साथ खुले। ड्राइवर को छोड़ बाकी हर सीट से एक मुस्टंडा बाहर आया। इनमें से तेरे चाचा का लड़का कौन है? कोई भी नहीं, मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानती। तेरा चाचा इतना बड़ा गुंडा है कि खुद आने के बजाय अपने से छोटे गुंडों से प्रॉक्सी लगवा रहा है। जो आगे वाली सीट से उतरा था उसने जेब से गन निकाल ली। अब मेरी बुरी तरह फटने लगी। अरे भारती तू है क्या? सुहानी अचानक मेरे पीछे से निकलकर आगे आ गई। नहीं, मैं हूँ। बोलो, क्या कर लोगे? राय चोरी चोरी ना कर। भारतीयों के बाप ने भेजा है मनाई, बोले आ थारी किलिंग होने आड़ी है, बचा लियो। मेरी और सुहानी की जान में जान आई। अचानक मुझे अपना क्रूअल बाप देवता जैसा लगने लगा। फिर भी मेरा शक के दिमाग इतनी आसानी से तो कोई बात मानता नहीं था। मेरे बाप ने तुम्हें क्यों भेजा है? खुद क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्हें एक छोरी बचानी थी। वह कबीर मातर अगवा कर लेगा ना। क्या नाम से छोरी का? शिल्पा है ना? शंग्रीला श्रेया नाम है उसका। उसको कैसे किडनैप कर लिया? वो तो अपने घर पे थी। अरे सारा ज्ञान ही प्राप्त करेगा छोरे। चल गाड़ी में बैठ, दूसरी पार्टी आ गई तो गैंगवार छिड़ जाएगा। क्या? दूसरी पार्टी? मैंने सुहानी के कान में फूका। अरे तेरे चाचा पापा दिल्ली से आ रहे थे ना, कहीं ट्रैफिक में फंस गए होंगे। चल अब। मैं तो फुल स्वैग के साथ गाड़ी में बैठ गया। हाँ, सुहानी थोड़ा हिचक रही थी कि कहीं ये लोग भी गलत आदमी ना हो, पर मैं कूल था क्योंकि इतने लंबे चौड़े जाट पहलवान अगर हमें जबरदस्ती अपने गाड़ी में बैठाना चाहते तो हम क्या कर लेते। इनको कोई स्टोरी बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ती? इवन इन्हें गाड़ी में ले जाने की जरूरत ही क्यों पड़ती? ये यहीं गोली मार देते, काम हो जाता। इधर हम वापस आ रहे थे, उधर कबीर श्रेया के हाथ बांधकर उससे जबरदस्ती शादी कर रहा था। श्रेया आधी होश में थी, आधी झूम रही थी। पंडित जी के माथे पर गन लगी हुई थी। वो जिब्रिश में मंत्र पढ़ रहे थे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम। कबीर, छोड़ दो ना मुझे प्लीज। चुपचाप बैठी रहे। पंडित जी जल्दी करो, 10 मिनट में शादी हो जानी चाहिए। शादी कैसे हुई यार? जो 10 मिनट में हो जाएगा? चुप हो जा, शट अप। अब आप दोनों खड़े हो जाइए। तभी मंदिर का मेन डोर खुला और फिल्मी स्टाइल से मेरे बाप ने एंट्री ली। पीछे अतर भी खड़ा था। उनके पीछे एक काले शीशे वाली गाड़ी थी जिसमें एमएलए साहब और उनकी वाइफ पूनम आंटी बैठी थी। एमएलए साहब इतने बेबस थे कि गाड़ी से बाहर भी नहीं आना चाहते थे। कबीर ने मेरे बाप पर गन तान दी। मेरा बाप छड़ी लेकर शेर की तरह दहाड़ा। कबीर बस कर, कि जिंदगी भर तुझ पर अच्छा नहीं लग रहा। कितना नीचे गिराएगा खुद को? तुम यहाँ क्या कर रहे हो बुढ़ाओ? तुमसे बोला था ना नेपाल तक का क्लियर रूट दो मुझे। नहीं दूंगा। क्या जो करता बने कर ले। अपने इकलौते बेटे के लिए भी नहीं करोगे? ना, जो करना है कर। जा भोसड़ी के, ब्लैकमेल तो मैं अपने बाप से नहीं हुआ। तू तो मेरी औलाद कहने के भी लायक नहीं। कबीर ने मोबाइल निकाला और कुछ टाइप करने लगा। उसका गन वाला हाथ हल्का सा नीचे हो गया। मेरे बाप के लिए ये 1 सेकंड बहुत था। उन्होंने शेरलॉक होम्स के बड़े भैया की तरह अपनी छड़ी को ट्विस्ट किया तो उसका हैंडल अलग हो गया। अथर्व की आंखें फटी रह गईं। वो हैंडल एक पोर्टेबल पिस्तौल था। मेरे बाप की चलाई अचूक गोली कबीर की गर्दन को छीलती हुई निकल गई। मसल मेमोरी की वजह से कबीर ने भी गिरने से पहले एक फायर किया और फिर उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। उसने तुरंत अपनी खून से सनी गर्दन थाम ली, पर खून बंद नहीं हुआ। कबीर के दूसरे हाथ से गन भी छूट गई। अब वो खुद भी हवन कुंड में गिर पड़ा।
पंडित जी सबसे पहले उछल के पीछे हटे। उन्होंने हाथ जोड़ दिए। अतर तुरंत श्रेया को उठाने गया। मेरा बाप चिल्लाया, मंदिर में बहुत बड़ा कांड हो गया है, इसको छुपाना मुश्किल होगा। तुम श्रेया को गाड़ी में बिठाओ और इसके साथ घर जाओ। मैं पुलिस कचहरी करके आता हूँ। पार्थिव से बात हो तो कहना मेरा इंतजार करे, मुझसे मिले बिना घर ना जाए। अंकल, श्रेया को भेज देता हूँ, पर मुझे आप अपने साथ ही रखिए। वो क्या है ना, एक से भले दो रहेंगे तो अच्छा रहेगा, प्लीज। और वैसे भी अगर हम इसकी बॉडी कहीं ठिकाने लगा दे तो। मेरा बाप पहले ही ना में गर्दन हिलाने लगा। नहीं, पंडित ने देख लिया है, ये खबर आग की तरह फैलेगी। मेरा बाप वहां कुंड में पड़े कबीर को देख रहा था। किसी ने भी उसको बाहर निकालने की कोशिश नहीं की थी। हवन कुंड की आग तो बुझ गई थी, पर धुआं बता रहा था कि अंदर की लकड़ियां अभी भी सुलग रही थी। कबीर उनके ऊपर पड़ा था। उसकी चेस्ट और पेट अंदर ही अंदर सुलग रही थी। मेरा बाप जानता था कि वो अब भी मरा नहीं है, पर 2 से 3 मिनट में मर जाएगा। अथर बिना आगे कोई बहस किए श्रेया को अपने साथ ले गया। पीछे पंडित जी हाथ जोड़े मेरे बाप के पास आए और बोले, अशोक जी, आप निश्चिंत रहिए, आपने कोई हत्या नहीं की। आपने एक पापी का वध किया है, और पापी का वध करना तो पुण्य का काम है। मेरे बाप ने एटीट्यूड में बस गर्दन हिला दी। उनके सामने उनका बेस्ट स्टूडेंट मरा पड़ा था। मेरा बाप उससे कहता था कि मैंने तुझे ऐसे ट्रेंड किया है कि तुझे कोई मारने की सोच भी नहीं सकता। और आज उसी आदमी ने कबीर को खत्म कर दिया। एक लड़की को पानी की जिद में आया कबीर आगा पीछा सब भूल गया। मेरे बाप की आंखों में आंसू आ गए। अथर वापस आ चुका था। अंकल, मैंने श्रेया को घर भेज दिया है, अब आप बताओ क्या करना है। जा बेटा, तू भी जा, अपनी जिंदगी जी, बेकार झमेले में फंस जाएगा। चिंता मत करिए अंकल, बस यूँ समझ लीजिए कि मैं लोन उतार रहा हूँ, क्योंकि आपके बेटे ने मुझे एक बार नहीं 100 बार झमेलों से निकाला है। या फिर मंदिर के पीछे एक छोटा सा मैदान है, वहां गड्ढा खोद। ध्यान रखियो, ऊपर से कोई देखे ना। अथर गर्दन हिलाता चला गया। मंदिर के पीछे बहुत बड़ा गार्डन था। सुबह और शाम को वहां एक माली पानी देने आता था, पर फिलहाल दोपहर को तपती धूप में वहां कोई नहीं था। अथर ने आसपास नजर दौड़ाई तो एक फावड़ा नजर आ गया। अरे यार, अथर पहली बार फावड़ा चला रहा था। 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि वो थक के पसीने पसीने हो गया। तभी उसे बाहर से आवाज आई, ओए अथर्व, इधर आ। अथर भागता हुआ वापस मंदिर में आया तो देखा मेरा बाप बॉडी को हवन से हटा चुका था, लेकिन उठाकर लाने की ताकत अब उनमें नहीं बची थी। आज पहली बार लगा कि उम्र हो गई है। जरा मदद करो इसको उठाने में। अथर क्या मदद करता, वो तो खुद हाँफ रहा था। अंकल, पंडित जी कहाँ चले गए? वो चला गया, बोला मुझसे ये सब नहीं देखा जाएगा। तुम क्या उसको बोलते उठाने के लिए? ये कैसी जवानी है तुम लोगों की कि 2 फीट गड्ढा खोदने में ही आप गए हैं? अंकल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी आधा फीट भी नहीं खुदा है। वो क्या है ना, मैंने आज से पहले कभी खोदा नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी? वाह, तो मैं क्या रोज किसी को गोली मार के उसको गड्ढे में डालता हूँ? अरे हम लोग अखाड़े जाते थे, जिम नहीं। अखाड़े में मिट्टी खोदना भी सिखाते हैं और भरना भी। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। अंकल, अगर आपने गुस्सा निकाल लिया हो तो मैं पहले गड्ढा खोद लूं? हाँ, उसके बाद इसे मिलकर उठा लेंगे, ठीक है? मेरे बाप ने बस हाँ में सर हिला दिया। अथर बेचारा फिर गया और धूप में फावड़ा चलाने लगा। हाफ के जब उसकी बुरी हालत हो गई तो उसने देखा कि एक तरफ से गड्ढा ज्यादा गहरा था और दूसरी तरफ से कम। अरे यार, बहनचोद, फिल्मों में तो दिखाते हैं कि बिल्कुल रेक्टेंगुलर गड्ढा खुद जाता है। क्या चूतियापंती है यार। कितनी देर में मेरा बाप 6 फीट के कबीर को कंधे पर लाद कर लंगड़ाते हुए गर्दन में ले आया। अथर की फट गई। उसे पता था कि अब वो बहुत गाली खाएगा। सॉरी अंकल, मैं बस आने वाला था। मेरे बाप ने उसकी बॉडी फेंकी और गुस्से में चिल्लाए, मैं तो समझा था पार्थिव ना सही, कम से कम तुम तो काम के आदमी हो, पर नहीं।
तुम भी एक नंबर के कामचोर। एक्चुअली अंकल, सच पूछो तो काम का आदमी वही है। शट अप! ये गड्ढा खोदा है तुमने? इसमें बॉडी दफनाओगे या सीढ़ी बनाओगे? हटो पीछे। जिम वाले लड़कों से नंगा नाच करवा लो बस। अतर को और नीचा दिखाने के लिए मेरे बाप ने फावड़ा चलाना शुरू कर दिया। अतर देखता ही रह गया। सिर्फ 10 मिनट में मेरे बाप ने पूरा गड्ढा इवनली खोद दिया। लेकिन तभी अतर का ध्यान वहां की छत पर गया। उसने मेरे बाप को इशारे से बताया। शाम के 4 बज रहे थे। खुदाई की आवाज सुनकर मंदिर के साथ लगे घर से 2 बच्चे नीचे झांक रहे थे। बच्चे क्या, अपने दिल्ली में तो बुढ़े भी गड्ढा खोदते देख ले तो वहीं रुक जाते हैं। क्या देख रहे हो? तमाशा हो रहा है यहाँ? जाओ यहाँ से। बच्चे तो तुरंत अंदर भाग गए, लेकिन पंडित दौड़ता हुआ गार्डन में आ गया। अशोक बाबू, गजब हो गया। ड्रामा मत करो, सीधे बताओ क्या हुआ? पुलिस वाले आए हैं, जोर जोर से गेट बजा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 2 मिनट में दरवाजा नहीं खोला तो तोड़ देंगे। आप कुछ कीजिए, हमें डर लग रहा है।